मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। फ्लोराइड्स के लिए लेस नेगेटिव और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके लिए हो गया मोर नेगेटिव। क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट दोनों का रीज़न अलग अलग। तो अगर आप यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे तो ये होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव पारेख मेडिको। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम इस वीडियो में इससे आगे कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हेलाइड्स। एल्कलाई मेटल हेलाइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जिसमें वो पूछ सकते हैं कि एल्कलाई मेटल हेलाइड्स कैसे हैं। वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द हेलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो एल्कलाई हेलाइड्स हैं इन सब की नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। जैसे H+Cl फॉर्म करेंगे HCl, तो ये Cl एक एटम और एक H और एटम मिलके HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको एनर्जी रिलीज होगी, उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि है नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू फॉर फ्लोराइड्स बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, फ्लोराइड्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा। लेकिन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के लिए इसका उल्टा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो मोर नेगेटिव होता जाएगा। ये लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव का क्या मतलब? लेस नेगेटिव का मतलब है लेस स्टेबल और मोर नेगेटिव का मतलब है मोर स्टेबल। तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF अगर मोर नेगेटिव है तो मतलब वो कंपाउंड मोर स्टेबल है, और लेस नेगेटिव है मतलब लेस स्टेबल है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रख सकते हैं। वैसे इसकी एक स्मॉल ट्रिक के थ्रू भी आप ध्यान रख सकते हैं। LNF अदर MnCbI, मतलब लेस नेगेटिव फॉर फ्लोराइड्स, मोर नेगेटिव फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे मैंने आपको बता दिया, मोर नेगेटिव मतलब मोर स्टेबल, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और लेस नेगेटिव मतलब लेस स्टेबल, कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्लोराइड्स के लिए लेस नेगेटिव और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके लिए हो गया मोर नेगेटिव। क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको मेटल फिक्स कर दिया जाए, जैसे लिथियम है फिक्स कर दिया, और सारे लिथियम LiF, फिर LiCl, LiBr, Lii इस तरीके से फिक्स कर दिया जाए, तो उसके अंदर लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, गिवन मेटल के लिए लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अब आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो अगर आप यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे तो ये होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ऑर्डर अब अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लिख रखा है, वैसे ही आप भी अपनी इस पेज के ऊपर लिख लीजिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अगर ये मेटल को फिक्स कर दिया जाए, जैसे लिथियम, यहाँ पे भी लिथियम, यहाँ पे भी लिथियम, यहाँ पे भी लिथियम, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये फिर ये तो मैंने अभी आपको बताया था। फॉर गिवन मेटल लेस नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो मतलब नीचे जाएंगे तो लेस स्टेबल। तो देखिए यहाँ जैसे जा रहे हैं तो लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ज़्यादा होगा। तो बस ये हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से बना सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड के सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ दीज हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जितने भी एल्कलाई के हेलाइड्स हैं वो सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल हैं। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज़ ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। आपको मैं बता दूं कि LiF की सॉल्युबिलिटी कम है और सीजियम आयोडाइड की भी सॉल्युबिलिटी कम है, बट दोनों का रीज़न अलग अलग है। लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम होने का कारण है हाई लैटिस एनर्जी, मतलब इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी से, इसलिए। लेकिन सीजियम आयोडाइड की लो सॉल्युबिलिटी का रीज़न है हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी कम है लैटिस एनर्जी से। तो इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो दोनों की ही कम है, बट रीज़न दोनों का अलग अलग है। अगर ये असर्शन रीज़न क्वेश्चन में आएगा तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। LiF का हाई लैटिस एंथैल्पी, जबकि सीजियम आयोडाइड का स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी।
इसको याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक ये भी है कि LIF में L आता है, तो L से लैटिस एनर्जी, तो इसका मतलब LIF के लिए हम कौन सा रीज़न देंगे, लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का रीज़न नहीं देंगे हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी का रीज़न हम देंगे सीजियम आयोडाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट। मतलब इनके हैलाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, एसीटेट हो गया, इथाइल एसीटेट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो अगर आएगा तो ये आएगा, LiCl इज़ सॉल्युबल इन पायरिडीन। LiCl पायरिडीन में सॉल्युबल है। ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इज ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो L से याद रख सकते हैं आप लैटिस एनर्जी, ऐसे आपको याद रहेगा कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी है और इसमें लैटिस एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स पे। तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनका कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाईली स्टेबल ऑन हीट, मतलब हीटिंग करने पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज़ नॉट स्टेबल टू हीट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है हीट पर, वो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, जबकि और सब स्टेबल हैं। ये ध्यान रखिएगा। लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है तो ब्रेक होकर क्या क्या बनाएगा, वो बनाएगा Li2O प्लस CO2। कहने का मतलब है कि Li2O स्टेबल है और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा लिथियम कार्बोनेट के हीटिंग करने पर। आगे बढ़ते हैं। लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, वो सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऐसा नहीं है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो वहाँ पे हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि LiH एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, और ये जितने बच्चे ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। किसका, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फिर एग्जिस्ट किस में करेगा, सॉल्यूशन में। जब ये सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। अब हम चलते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम के ऊपर। यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एनामलस बिहेवियर और लिथियम क्यों है, इसका रीज़न पूछ सकते हैं आपसे। इसका रीज़न है स्मॉल साइज़ और हाई पोलराइजिंग पावर। आपने फैजान रूल तो पढ़ा ही होगा पीरियोडिक टेबल में। तो फैजान रूल के अकॉर्डिंग हाई पोलराइजिंग पावर है। क्यों, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है। तो आपने पता होगा कैटाइन के लिए साइज़ की वैल्यू स्मॉल होना चाहिए और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एनाइन में साइज़ भी ज़्यादा होना चाहिए और चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए पोलराइजिंग पावर देखने के लिए। तो ये आपने वहाँ पढ़ा होगा। अब आगे देखते हैं। एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज्ड कोवलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स। मैंने अभी आपको बताया था ना कि लिथियम कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हैं, जैसे ये सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसका रीज़न यहाँ दे रखा है क्योंकि उनका कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। इसकी वजह से लिथियम कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे पायरिडीन था वहाँ पे, वो ध्यान रखना है। लिथियम शो सिमिलैरिटी विद मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो वो ज़रूर जाके देख ले, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। अब हम चलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कलाइन मेटल्स। लिथियम एनामलस बिहेवियर शो करता है, तो क्या क्या बिहेवियर शो करता है वो हमें देखना है। लिथियम इज़ मच हार्ड, मतलब पहला पॉइंट ये हार्ड है। दूसरी चीज़ इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंबशन इन एयर मेनली फॉर्म Li2O और Li3N नाइट्राइड। ये ध्यान रखिएगा, ओनली लिथियम कैन फॉर्म नाइट्राइड। एल्कलाइन मेटल्स में और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नाइट्राइड बनाता हो। तो ओनली लिथियम, ना ही सोडियम है, ना ही पोटेशियम है, ना ही रुबीडियम, ना ही सीजियम, तो ओनली Li3N। तभी तो यहाँ पे लिखा है अनलाइक अदर एल्कलाइन मेटल। अनलाइक का मतलब उनकी तरह नहीं है, खाली लिथियम ही है जो नाइट्राइड बना रहा है। आगे बढ़ते हैं।
LiCl इज़ डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट का मतलब ये वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे LiCl.2H2O। और कोई भी एलिमेंट एल्कलाइन मेटल्स का ऐसा नहीं है जो हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन LiCl.2H2O एग्जिस्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो सारे के सारे मेटल्स, कोई 2 कोई 8 ऐसे वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन एल्कलाइन मेटल में ओनली 1 LiCl.2H2O, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अदर एल्कलाइन मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। देखिए आगे लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड। इसका मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिथियम के बाद वाले सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑल अदर एलिमेंट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। लिथियम फॉर्म नो इथाइनाइड, मतलब लिथियम इथाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। लिथियम नाइट्रेट हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस NO2 प्लस O2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार JEE मेंस और नीट में आ चुकी है और बार बार आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें वो ऑप्शंस भी दे देते हैं कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कन्फ्यूजन करने के लिए वो दे सकते हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, लिथियम का जो नाइट्रेट है उसका अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, हीट करेंगे, तो लिथियम का ऑक्साइड Li2O प्लस NO2 प्लस O2। NO2 आपको पता होगा ब्राउन कलर की गैस है, वो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। O2 ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़, जब लिथियम के बाद वाले जितने भी नाइट्रेट हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, आगे वाले, तो वो सब के सब अगर ब्रेक होंगे तो नाइट्रेट से नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए, नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव नाइट्राइट प्लस O2, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन सेम टू सेम एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी कंपाउंड है वो सब के सब यही रिएक्शन शो करते हैं। वहाँ जैसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको बताऊँगा कि जितने भी एलिमेंट वहाँ के नाइट्राइट फॉर्मेट होते हैं वो सब ऐसे ही ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, LiF एंड Li2O आर कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये दोनों के दोनों वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, और सीजियम आयोडाइड भी बताया था, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा Li2O के बारे में। अब हम चलते हैं पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर। तो आपको जैसे मैंने बताया था लिथियम हार्ड था, वैसे ही मैग्नीशियम भी हार्ड है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम, ये दोनों लाइटर भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, लिथियम जैसे नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, सिमिलर उसी वे में मैग्नीशियम भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं, Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सिस ऑक्सीजन गिव एन सुपर ऑक्साइड। मतलब अगर एक्सिस ऑक्सीजन होगी तो ये ऑक्साइड तो बना लेंगे, और मैंने आपको बताया था थोड़ा सा परऑक्साइड भी बन जाता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड कभी नहीं बनाएंगे। सुपर ऑक्साइड हायर कैटाइन स्टेबलाइजेज हायर एनाइन, वाली लाइन आपने पढ़ी होगी। तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वही बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। उसी तरीके से Li2O और MgO एक्सिस ऑक्सीजन में भी नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। फोर्थ पॉइंट, कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ईजीली गिव ऑक्साइड एंड CO2। ये मैंने आपको बताया था लिथियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेके। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। जैसे लिथियम का सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता, वैसे ही मैग्नीशियम का भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज़, LiCl एंड MgCl2 सॉल्युबल इन इथेनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। LiCl एंड MgCl2 डेलिक्वेसेंट, दोनों के दोनों वाटर के साथ हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। LiCl.2H2O और MgCl2.8H2O, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 2H2O है और इसमें 8H2O है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के ऊपर। सोडियम के जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हम एक एक करके चारों की स्टडी करेंगे। चलिए पहले की स्टडी करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? इसका फॉर्मेशन सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब आप देखिए, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रीज़न है कि सॉल्वे प्रोसेस में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मदद से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया है।
तो ऐसा हमने पोटेशियम कार्बोनेट के लिए क्यों नहीं किया? ऐसा पोटेशियम कार्बोनेट के लिए इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी लो नहीं है, वो हाई सॉल्युबल है। ये एनसीईआरटी में आगे दे रखा है। यहाँ पे बोला गया है कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेट, मतलब इतना ज़्यादा सॉल्युबल है कि वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इस वजह से हमने मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू नहीं किया, ओनली सोडियम कार्बोनेट किया है हमने सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसके रिएक्शन वाले पार्ट पे। रिएक्शन वाले पार्ट में मेनली आपको ये ध्यान रखना है, जब अमोनिया, वाटर और CO2 तीनों के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। तो मेनली आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना है कि अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है। फिर आपको ये ध्यान रखना है एक्सेस CO2 लेंगे, जब हम इसकी अमोनियम कार्बोनेट की एक्सेस CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड NaCl से कराएंगे तो बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। अब ये लेस सॉल्युबल है, जैसे कि यहाँ लिखा है लो सॉल्युबिलिटी, तो लो सॉल्युबल होने के कारण क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाएंगे इसके, और क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे तो उसको हम हीट करेंगे। हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को हमने हीट करा, सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया, और हमें बनाना था सोडियम कार्बोनेट ही, तो हमारा बन गया। लेकिन ये दूसरा NH4Cl है, इसका क्या यूज़ है? NH4Cl को हम यूज़ करेंगे CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का रिकवर कर लेंगे। दूसरी चीज़ CaCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये लिखा है प्रोसेस अमोनिया इज़ रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। तो मेनली कितनी रिएक्शंस हो गई? पहली रिएक्शन में कुछ ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है कि अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ध्यान रखना है अमोनियम बाइकार्बोनेट बनना है। फिर ध्यान रखना है NaCl से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl बनेगा। मेनली आप ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये प्रोडक्ट्स ध्यान रखिए, यही आएंगे अगर आएंगे तो। और यहाँ पे Na2CO3 हमें बनाना था, जो बन गया। और एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर असर्शन रीजन में आएगा तो वो ये आएगा कि पोटेशियम कार्बोनेट का हम मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते, तो उसका रीज़न है टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड। ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं हम, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सोडियम कार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें वाइट क्रिस्टलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि ये सॉलिड है, जबकि जो ये सोडा ऐश होता है वो होता है पाउडर फॉर्म में। तो ये क्या पता वो डिफरेंस में दे दें, इसलिए ध्यान रखिएगा। विच एग्जिस्ट एज अ डेकाहाइड्रेट, मतलब .10H2O, Na2CO3 .10H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ऑन हीटिंग डेकाहाइड्रेट लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। जब हम इसको हीट करते हैं 375 केल्विन के ऊपर, तो ये मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है जिसमें ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल है। जबकि इसको हम 373 केल्विन से ऊपर हीट करेंगे तो हमें ओनली Na2CO3 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक सोडा ऐश है। ये ध्यान रखिएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो यहाँ पे डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट बनाने में टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में चेंजेस कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जो उसका कार्बोनेट होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किस किस से मिलके बना है? NaOH से और H2CO3 से। तो NaOH होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपको पता है एसिड से आते हैं एनाइन OH माइनस, ये वीक एसिड है, इससे आएगा एनाइन OH माइनस, इसका मतलब होगा बेसिक सोल्यूशन। वैसे आपने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है उसमें बफर सोल्यूशन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं पता तो उस चैप्टर में वो टॉपिक आप देख लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके यूजेस पे आते हैं। तो पहला यूज़ है वाटर सॉफ्टनिंग, दूसरा यूज़ है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, जबकि तीसरा हम इसको यूज़ करते हैं पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और चौथा एज अ लेबोरेटरी। तो आपको ये यूजेस याद कैसे रहेंगे, इसकी स्मॉल ट्रिक है, वॉशर मैन इन लैब। तो वॉशर मैन के लिए आ गया हमारे पास यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग, मैन के लिए आ गया मैन्युफैक्चर, और इन के लिए आ गया ये। आपको स्टेटमेंट ध्यान रहेगा ना दिमाग में, बस वॉशर मैन इन लैब, तो आप ये सब चीज़ें क्लिक कर जाएंगी।
परफेक्टली याद ना रहे चलेगा, लेकिन अंदाजे से भी आप टिक कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो लेबोरेटरी के लिए अब हम चलते हैं सोडियम क्लोराइड वाले टॉपिक पर। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो कि सबको पता है, सब यूज़ करते हैं। नमक, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर के थ्रू इसका ऑब्टेन होता है, हमें पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रूड सोडियम क्लोराइड इज़ जनरली ऑब्टेन्ड, मतलब प्योर। क्रूड सोडियम क्लोराइड कैसे ऑब्टेन होगा? ये ऑब्टेन होगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से। हम जब ब्राइन सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्रूड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। बट इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा इम्प्योरिटीज़ के ऊपर। तो पहली है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब देख लीजिए, अगर वो आपको ऑप्शन में दे दे मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये ध्यान रखिएगा वो इम्प्योरिटी नहीं है। तो 4 इम्प्योरिटीज़ हैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज़ बिकॉज दे आर डेलिक्वेसेंट। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ईजिली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसलिए ये क्या हो गया? इम्प्योरिटी। जब वाटर ऐड हो गया तो इम्प्योरिटी तो हो गई। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, क्रूड सॉल्ट डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो क्रूड सॉल्ट है इसको आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, और अगर इसको बाद में फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद इसको आप पास करेंगे HCl सॉल्यूशन से, तो जो आपको ऑब्टेन्ड होगा NaCl प्योर। तो अब देख लीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोक्लोरिक गैस, इससे पास करना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर से पहले रिएक्शन होगी, फिर होगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ये मोर सॉल्युबल है, तो ये तो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन में रहेंगे। लेकिन NaCl इतना सॉल्युबल नहीं है जो कि नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे आ जाएगा तो हम इसे ऑब्टेन कर लेंगे आसानी से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन सॉल्यूशन। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। वैसे एसएच टेम्परेचर कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रख लीजिए, सोडियम क्लोराइड मेल्ट एट 1081 केल्विन। सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, वैसे कभी आया नहीं है। यूजेस देखते हैं। सबको पता है कॉमन सॉल्ट एज अ टेबल सॉल्ट की डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप भूलेंगे तो ये भूलेंगे Na2O2, NaOH और Na2CO3 के प्रिपरेशन में भी हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया? सोडियम परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले टॉपिक के ऊपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, NaOH, जो कि इसका कॉमन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, हम NaOH का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे? वो होगा कैस्टर केल्नर सेल प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से ये आएगा, कैस्टर केल्नर सेल प्रोसेस के थ्रू हम NaOH का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, वो आपसे पूछ लेंगे कि कैथोड किस चीज़ का बना है और एनोड किस चीज़ का बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कैथोड तो हमारा बना है मरकरी का Hg, और एनोड हमारा बना है कार्बन का, ठीक है। पहले पॉइंट ये याद रखना है। इसके बाद में आपको इनकी रिएक्शंस में मेनली एज सच कुछ याद रखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक स्मॉल पॉइंट याद रख लीजिए, सब याद हो जाएगा। Cl2 ऑब्टेन्ड एज एनोड, Cl2 गैस है वो हमें एनोड पे ऑब्टेन्ड होगी, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया बस कंप्लीट। आप अपने आप सोच लेंगे कि सोडियम एमलगम इसका मतलब कैथोड पे होगा, तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, ओनली ये ध्यान रखिए Cl2 ऑब्टेन्ड एज एनोड, क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछ ले कि लास्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो NaOH, H2 और Cl2 ये तीनों फॉर्म होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब Na+ का रिडक्शन होगा तो सोडियम एमलगम बनेगा, लेकिन सोडियम एमल की रिएक्शन अगर आप वाटर से कराएंगे तो आपको NaOH मिलेगा प्लस H2 गैस, डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई और ये भी इंपॉर्टेंट, मेनली इनके प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं बस। आगे बढ़ते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ डेलिक्यूसेंट, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो पता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी डेलिक्यूसेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके भी यूजेस आ गए। तो मैंने आपको उधर दो यूजेस तो आपको बता दिए थे, सोडियम कार्बोनेट के और NaCl के। सोडियम कार्बोनेट में वॉशरमैन इन लैब, और NaCl में दो थे, एक तो कॉमन सॉल्ट और दूसरा Na2O2 और वो कंपाउंड के फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यूजेस पढ़ते हैं इस NaOH के, कास्टिक सोडा के। तो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर और आर्टिफिशियल सिल्क, पहला ये। दूसरा पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तीसरा प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ ये है प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट वाला, अगर आएगा तो यही आएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्क्यूराइजिंग कॉटन फैब्रिक, ये भी आ सकता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया और ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो हमें पता ही है, लेबोरेटरी एजेंट है ही। तो इसके 6 यूजेस में से 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये वाला प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्क्यूराइजिंग कॉटन फैब्रिक। ये थोड़े अलग अलग हैं सबसे, तो मुझे यही इंपॉर्टेंट लगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। इसके बारे में देखते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ CO2, मतलब हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा और CO2 का बबल फॉर्मेशन होंगे, जो कि केक्स और पेस्ट्रीज़ में आप पता होगा जो होल्स बनाने के काम में आते हैं, वो फ्लफ़ी अपीयरेंस के लिए, जैसे कि यहाँ लिखा है। आगे देखते हैं कि क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेनली ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन आपने सेम टू सेम सॉल्वे प्रोसेस में ही पढ़ी होगी, तो वहाँ से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है तो वो इसका है, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन एंड इट इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है और स्किन के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब हम चलते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पोटेशियम आयन आर मोस्ट अबंडेंट कैटाइन विद इन द सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कैटाइन कौन सा है, वो है पोटेशियम आयन। दूसरा, एक्टिवेट मैनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में यूज़ होता है। तीसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके ATP का फॉर्मेशन पोटेशियम आयन की वजह से होता है। तो ये हो गए इसके 3 यूजेस, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में सोडियम अगर पोटेशियम दोनों मिल जाएं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर पोटेशियम और सोडियम कंबाइन फॉर्म में हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में लगा होता है, जिसके अंदर विच कंज्यूम्स मोर देन 1/3 ऑफ ATP, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।